आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने मैं जिस विषय को लेकर के आई हूँ वो एक अपने आप में बड़ा यूनिक विषय है। आज 11 अक्टूबर है और 11 अक्टूबर अमिताभ बच्चन साहब का जन्मदिन है। अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जो बताने जा रही हूँ वो ये कि 2 साल पहले हमने उनके साहित्यिक रुझान पर अपना जो हमारा ग्रुप है अवितो को, उसके माध्यम से एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया था, बिग बी ऑन गोरख पांडे। ये बिग बी ऑन गोरख पांडे आधारित था हिंदी के एक महत्वपूर्ण जनवादी जनकवि गोरख पांडे पर। और गोरख पांडे पर उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया था उसको हमने आधार बनाया था और उससे भी ज़्यादा हमने आधार बनाया था चवन्नी चैप एक ब्लॉग है जो मशहूर पत्रकार अजय ब्रह्मात्मज का है। उन्होंने 2008 में दिसंबर 2008 में बच्चन साहब का इंटरव्यू किया था। अब आप कह सकते हैं कि बच्चन साहब फिल्म पर्सनैलिटी हैं तो सारे लोग उनसे फिल्म पर बात करेंगे। अजय ब्रह्मात्मा जी ने भी उन पर बहुत सी बातें की होंगी फिल्म से संबंधित, लेकिन ये खास बातचीत उनके पिता, उनके बाबूजी, जिन्हें वो बाबूजी के नाम से हमेशा संबोधित करते रहे हैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के बारे में है। और इससे आप इस इंटरव्यू को आप जब सुनेंगे तो इससे उनकी साहित्यिक अभिरुचि, साहित्यिक भाषा और इन सारी बातों का आपको एक एहसास होगा, एक झलक मिलेगी। ये इंटरव्यू पूरे रूप में अपने ओरिजिनल फॉर्म में चवन्नी चैप ब्लॉग पर है, आप वहाँ जा कर के पढ़ भी सकते हैं। मैं उसका एक संक्षिप्त थोड़ा सा उसको संशोधित करके मैं यहाँ आपके लिए लाई हूँ, क्योंकि आप लोग ज़्यादा टाइम होता है तो आप लोग थोड़े इम्पेशेंट होने लगते हैं, लेकिन ज़रा ज़्यादा टाइम लग भी जाए तो भी आप अच्छी चीज़ों के लिए थोड़ा अच्छा टाइम देना पड़ता है। मैं अपने पर्सनल लेवल पे मैं आपसे कह सकती हूँ कि जो व्यक्ति अपनी उम्र को धत्ता बता करके, अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को धत्ता बता करके, अपनी सेहत को धत्ता बता करके लगातार सक्रिय रहता है, लगातार काम करता है, उनके लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा रहती है। कहना ना होगा कि इस बात के लिए मेरे मन में बच्चन साहब के लिए भी बहुत श्रद्धा है। और यही आस्था और इस इंटरव्यू को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद और भी मेरे मन में आया कि एक पिता के प्रति एक पुत्र के मन में क्या भाव है। तो आइए सुनते हैं एक एबी यानी अजय ब्रह्मात्मज से की बातचीत, बड़े बिग बी दूसरे एबी यानी अमिताभ बच्चन की। और हाँ, बातचीत के क्रम में तीसरे एबी भी आएंगे यानी अभिषेक बच्चन। तो इस इंटरव्यू को लेने के पहले लेते हुए इन्होंने अजय ब्रह्मात्मज जी ने अपना एक छोटा सा अपनी एक टिप्पणी दी है और उस टिप्पणी को मैं यहाँ आपके सामने लेकर के आ रही हूँ और वहीं से इस बात को शुरू करते हैं। इसका शीर्षक उन्होंने दिया है लोग मुझे भूल जाएंगे, लोग मुझे भूल जाएंगे, बाबूजी को याद रखेंगे क्योंकि उन्होंने साहित्य रचा है। और ये कहा है अमिताभ बच्चन ने। अजय ब्रह्मात्मज कहते हैं अमिताभ बच्चन से उनके पिता श्री हरिवंश राय बच्चन के बारे में यह बातचीत इस मायने में विशिष्ट है कि अमित जी ज्यादातर फिल्मों के बारे में बात करते हैं क्योंकि उनसे वही पूछा जाता है। मैंने उनके पिता जी के जन्मदिन यानी 27 नवंबर से एक दिन पहले यह बातचीत की थी। यकीन करें, पहली बार अमिताभ बच्चन को बगैर कवच के देखा था। ग्लैमर की दुनिया एक आवरण रच देती है और हमारे सितारे सार्वजनिक जीवन में उस आवरण को लेकर चलते हैं। आप इस बातचीत का आनंद लें। मैं कोशिश करूंगी जरा परफॉर्म करने की, हालांकि मैं किसी की नकल क्या कर सकती हूँ। पिताजी की स्मृतियों को संजोने की दिशा में आप क्या काम कर रहे हैं? हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत से कार्यक्रमों की योजनाएं हैं, बहुत से लोगों से मुलाकात भी की है मैंने। हम चाहते हैं कि एक ऐसी संस्था खुले जहां पर लोग रिसर्च कर सकें। यह संस्था दिल्ली में हो या उत्तर प्रदेश में हो। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में इसे सबके सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। आप उनके साथ कवि सम्मेलनों में जाते थे, आपने उनके प्रति श्रोताओं के उत्साह को करीब से देखा है। आज आप स्वयं लोकप्रिय अभिनेता हैं, आपके प्रति दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता है। दोनों संदर्भों के उत्साहों की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आप उन्हें किस रूप में व्यक्त करना चाहेंगे।
सबसे पहले तो मैं पिता के रूप में हमेशा काफ़ी याद करता रहा हूँ उन्हें, क्योंकि वो अक्सर मुझे अपने साथ ले जाया करते थे। उनका वो रूप भी मैंने देखा है, जिस तरह का उत्साह और जितनी तादाद में रात भर लोग उन्हें सुनते थे, ऐसा तो मैंने कभी इधर देखा ही नहीं। लेकिन वो जो एक समा बनता था बाबूजी के कवि सम्मेलनों का, वो अद्भुत होता था। दिन भर बाबूजी दफ्तर में काम करते थे, उसके बाद रात में कहीं कवि सम्मेलन होता था। यह ज़रूरी नहीं कि हम जिस शहर में थे उसी शहर में कवि सम्मेलन हो, पास के शहरों में भी होता था। कभी गाड़ी से जाना होता था, कभी ट्रेन से जाना पड़ता। रात को जाना, वहाँ पूरी रात कवि सम्मेलन में पाठ करना, अलग सुबह वापस आना और फिर काम पर चले जाना। इस तरह संघर्ष था उनका। उनके साथ कवि सम्मेलन में जो बीतता था और जो समय बीतता था, वह अद्भुत होता था। अपने प्रति दर्शकों का उत्साह और उनके प्रति श्रोताओं के उत्साह के बारे में आप क्या कहेंगे? दोनों अलग अलग हैं। मुझे तो लोग भूल गए हैं, 1-2 साल में पूरी तरह भूल जाएंगे। बाबूजी को तो हजारों साल तक याद रखेंगे, क्योंकि उन्होंने साहित्य रचा है। क्या आपकी कभी इच्छा होती है कि आप कवि सम्मेलनों या साहित्यिक गोष्ठियों में श्रोता की तरह जाएं, या कभी अपने आवाज़ पर ऐसे सम्मेलन या गोष्ठी का आयोजन करें? कई बार गया हूँ और अपने घर पर भी मैंने आयोजन किया है। अपने पिता के समकालीन या मित्र साहित्यकारों में किन व्यक्तियों को आपने करीब से जाना और समझा? जब हम छोटे थे तो जितने भी उनके करीब थे उनके साथ हमारा संपर्क रहता था, चाहे वो पंत जी हों, पंत जी मतलब सुमित्रानंदन पंत, या दिनकर जी हों यानी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, और जितने भी उनके समकालीन थे सबके साथ काफ़ी भेंट होती थी, मुलाकात रहती थी। फिर सब अलग अलग दिशाओं में चले गए, हम भी अपने काम में व्यस्त हो गए, ज़्यादा संपर्क नहीं रहा। लेकिन कहीं न कहीं उनके साथ संपर्क रहा। जब कभी मिलना जुलना होता, अच्छी तरह मिलते। सुमित्रानंदन पंत जी ने आपका और आपके भाई का नाम क्रमशः अमिताभ और अजिताभ रखा। क्या पंत जी की कुछ स्मृतियां बांटना चाहेंगे? पंत जी जब भी इलाहाबाद आते थे तो हमारे घर ही रहते थे। फिर जब हम दिल्ली चले गए तब वो भी दिल्ली आते थे और हमारे घर पर ही रहते थे। बहुत ही शांत स्वभाव था उनका। उनके लंबे बाल हमेशा याद आते हैं। उस समय तो हम छोटे थे और उनके साथ समय बिताते थे। खाने की मेज पर कुछ साहित्यिक बातों की चर्चा होती थी, जीवन की चर्चा होती थी और एक साहित्यिक वातावरण बना रहता था। वे बहुत ही शांत और साधारण व्यक्ति थे। बच्चन जी ने आत्मकथा में लिखा है, मेरे मन की नाड़ी मेरे बड़े लड़के को मिली है। उनके इस निरीक्षण को आप कैसे व्यक्त करेंगे? अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ये उनका दृष्टिकोण था। पता नहीं उनका दृष्टिकोण क्या था, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं इतने में ही खुश हूँ कि यदि वो ऐसा सोचते हैं तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। उनके मन में जो भी मेरे प्रति या परिवार के प्रति आशाएं थीं, यदि मैं उन्हें पूरा कर पाया हूँ तो इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि अमित को अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए। उनके शब्द हैं, अमित का जीवन अभी भी इतना रोचक, वैविध्यपूर्ण, बहुआयामी और अनुभव समृद्ध है, आगे और भी होने की पूरी संभावना लिए कि अगर उन्होंने कभी लेखनी उठाई तो शायद मेरी भविष्यवाणी मृषा न सिद्ध हो। उन्होंने आपको भेंट की गई प्रति में लिखा था, प्यारे बेटे अमित को, जो मुझे विश्वास है जब कभी अपनी आत्मकथा लिखेगा तो लोग मेरी आत्मकथा भूल जाएंगे। पिता की इस भविष्यवाणी को आप सिद्ध करेंगे ना? मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इसे सिद्ध कर सकूं। उनका ऐसा कहना पुत्र के प्रति उनका बड़प्पन है। लेकिन एक तो मैं आत्मकथा लिखने वाला नहीं हूँ, और यदि कभी लिखता तो जो बाबूजी ने लिखा है उसके साथ कभी तुलना हो ही नहीं सकती। क्योंकि बाबूजी ने जो लिखा है, आज लोग ऐसा कहते हैं कि उनका जो गद्य है वह पद्य से ज़्यादा बेहतर है, ख़ास तौर से आत्मकथा। उनके साथ अपनी तुलना करना गलत होगा। पिता की किन कृतियों का अवलोकन आप नियमित तौर पर करते हैं?
उनकी कौन सी पुस्तक हमेशा आपके साथ रहती है? हमारे साथ उनकी पूरी रचनावली रहती है। प्रतिदिन तो उसे नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन हमारे साथ रहती है। कहीं भी जाऊँ मैं उन्हें निश्चित रूप से साथ लेकर जाता हूँ और यदा कदा उनकी आत्मकथा पढ़ता हूँ, उनकी कविताएं पढ़ता हूँ और जीवन का रहस्य, जीवन का सुख दुख सब कुछ मुझे उसमें मिलता है और उसमें बड़ी सांत्वना मिलती है मुझे। कई प्रश्नों का उत्तर जो कि हमारे उम्र के लोगों या हम से जो कम उम्र के लोग हैं उनके जीवन में कई बार आते रहते हैं। उनकी रचनाएं हमारे लिए एक तरह से मार्गदर्शक बन गई हैं। आपने ब्लॉग के एक पोस्ट में लिखा है कि पिता की रचनाओं में आपको शांति, धैर्य, व्याख्या, उत्तर और जिज्ञासा मिलती है। इनके बारे में थोड़े विस्तार से बताएं। जितना भी जो उन्होंने अनुभव किया अपने जीवन में, वो किसी आम इंसान के जीवन से कम या ज़्यादा तो है नहीं। जो भी उनकी अपनी जीवनी है या जो भी उनकी आप बीती है, उसमें संसार के जितने भी उतार चढ़ाव हैं सब के ऊपर उन्होंने लिखा है और उनका क्या नज़रिया रहा है, तो एक बहुत अच्छा उदाहरण बन जाता है हमारे लिए। हम उसका पालन करते हैं। पिछली बार अभिषेक से जब मैंने यही सवाल पूछा था तो उन्होंने बताया था कि आपने आत्मकथा पढ़ने की सलाह दी थी और उसमें हर एक पृष्ठ पर और कोई न कोई एक सबक है, यह कहते हुए किसी भी पन्ने को खोल लीजिए, कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा मिलेगा। लेखन के तौर पर जो लोग भाषा सीख रहे हों या जिनकी भाषा अच्छी ना हो, उसमें आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं और जीवन का रहस्य, जीवन की जो समस्याएं हैं, जीवन की जो कठिनाइयां हैं या उसके ऊपर कोई एक बहस हो या उनकी विचारधारा हो, ये पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। दशद्वार से सोपान तक के बाद उन्होंने अपनी आत्मकथा को आगे नहीं बढ़ाया। क्या बाद की जीवन यात्रा न लिखने के बारे में उन्होंने कुछ बताया था? उनका एक ध्येय था कि मैं यहाँ तक लिखूंगा और इसके बाद नहीं लिखूंगा। उनसे हमने इस बारे में कभी पूछा नहीं और ना उन्होंने कभी कुछ बताया। आपके जीवन को उनकी आत्मकथा के विस्तार के रूप में देखा जाता है। यह तो मैं नहीं कह सकता। अगर उनके जीवन को देखा जाए तो बहुत ही विचित्र बातें नजर आती हैं। तकरीबन 60-65 वर्षों तक एक लेखक लिखता रहा। आमतौर पर लोग लेखक 10-12 साल लिखते हैं, उसके बाद लिखते नहीं या ख़त्म हो जाते हैं। एक शख्स लगातार 65 सालों तक 60-65 सालों तक लिखता रहा, यह अपने आप में एक उपलब्धि है। घोर निराशा के क्षणों में आपने एक बार उनसे पूछ दिया था, आपने हमें पैदा क्यों किया? इस प्रसंग को पिता पुत्र के रिश्तों के संदर्भ में आज आप किस रूप में समझाएंगे? पहले तो मेरे पुत्र को मुझसे ये प्रश्न पूछना पड़ेगा, फिर मैं कुछ कह पाऊंगा। अभी तक उन्होंने पूछा नहीं और ऐसी उम्मीद नहीं है कि वे कभी मुझसे आकर पूछेंगे। लेकिन यदि वो मुझसे पूछते तो मैं उनको बाबूजी की कविता पढ़ा देता। इस प्रसंग को लेकर कभी व्यथा होती है मन में? बिल्कुल होती है। बाबूजी के सामने कभी आंख उठाकर हमने बात नहीं की थी और अचानक ऐसा प्रश्न पूछ देना। प्रत्येक नौजवान के जीवन में ऐसा समय आता है जब जीवन से, समस्याओं से, काम से, अपने आप से निराश होकर हम ऐसे सवाल कर बैठते हैं। हम सब के जीवन में ऐसा समय आता है। बच्चन जी ने लिखा है कि मेरे पुस्तकालय में आग लग जाए तो मैं बुद्धचर्या, भगवत गीता, गीत गोविंद, कालिदास ग्रंथावली, रामचरितमानस, बाइबल, कंप्लीट शेक्सपियर, पोइटिकल वर्क्स ऑफ ईट्स, दीवाने गालिब, रुबायत उमर खयाम की और गुंजाइश बनी तो वॉर एंड पीस और जॉन क्रिस्टोफ की, इन सब को लेकर भागूंगा। क्या ऐसी कुछ पुस्तकों की सूची आपने भी सोच रखी है? मैं तो बाबूजी की रचनावली लेकर भागूंगा। जी धन्यवाद। तो ये थे अमिताभ बच्चन यानी बिग बी का इंटरव्यू उनके पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन पर केंद्रित, जिस इंटरव्यू को लिया था चवन्नी चैप ब्लॉग के लिए श्री अजय ब्रह्मात्मज ने। हमें उम्मीद है कि आपको यह अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो आप और
अब तक आपने हमारा चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो झट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपको अगर लगता है कि आपके पसंद क्या कोई विषय है जिस पर मैं बोल सकती हूँ, उस पर मैं बोलना चाहूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो लिख करके भेजिए और मेरी कैपेसिटी में हुआ तो मैं उसे ज़रूर आपके लिए उसे प्रस्तुत करना चाहूँगी। और तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए और हमारे साथ साथ पूरी दुनिया की तरफ से, आप सबकी तरफ से बच्चन साहब को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। वे ऐसे ही सक्रिय बने रहें और हम सबको जीवंत करते रहें। और उनके पिताजी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं और आप जहाँ भी आपको मिले, मधुशाला तो आप ज़रूर पढ़िए और बाकी सारी उनकी रचनाएं अगर आपको मिलती हैं तो ज़रूर पढ़िए, ख़ास तौर से उनकी आत्मकथा। और हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। और तब तक आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम बोले विभा। और चलते चलते एक बात, आखिरी बात, कि अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। नमस्कार, शब खैर।